हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यू मानवा एक्सप्लेनर पर, जहां हम एक नई मानवा स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग मानवाएं लाता रहता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक नाव का सीन, जहाँ पर कुछ लोग नाव से सामान उतार रहे थे। जहाँ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने मन में बोलता है, मेरे फादर और टीचर हमेशा मुझसे कहते थे कि लोग हमेशा अपनी बॉडी को तभी मूव करते हैं जब उन्हें जिंदा रहना होता है, और वो एक तरीके से सही भी थे। जैसे कि इस इंसान को देख लो और इसको और इन सबको भी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ लोगों ने घेर लिया होता है। उन मास्क मैन का कैप्टन बोलता है अटैक, तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये सेम चीज इन पर भी लागू होती है। और हम देखते हैं कि एमसी और उन मास्कमैन के बीच में फाइट होती है। और फिर हमारा एमसी अपने मन में बोलता है वेल, ये भी अपना बेस्ट देंगे। फादर बनने की 3 प्रायोरिटीज होती हैं। पहली, जिंदा रहो। दूसरा, अपनी फैमिली की ड्यूटीज को फुलफिल करो। और तीसरा, अपने फैमिली के हेड होने पर हमेशा प्राउड फील करो। और एक सबसे ज़रूरी बात कि मैं भी सच में फादर बनने वाला हूँ। फिर हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था, और वो अपने मन में कहता है मेरी फैमिली का नाम नो फैमिली है और मैं इसका फेमहेड हूँ। और फिर हमारा एमसी आगे मन में सोचता है कि पहले मुझे लगता था कि एक मैन हमेशा बड़े सपने देखता है और बड़े गोल सेट करता है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, असली मैन वही है जो हर समस्या को बड़ी ही आसानी से सुलझा सके और इतना रिच बने कि अपनी फैमिली को अच्छा खाना दे सके। तभी हमारे एमसी के मुंह पर कोई आके जोर से धक्का मारता है, और फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 घंटे सोया और खाने और हगने का ब्रेक लिया, और पूरा मैंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की, फिर भी मैं इस बुड्ढे को नहीं हरा पाया, आज तक एक भी बार नहीं। और जानते हो इससे बुरा क्या है? वो बुड्ढा मुझसे बोलता है कि मैं तो मार्शल आर्ट्स में काउंट भी नहीं होता, मैं सबसे कमज़ोर मार्शल आर्टिस्ट हूँ। और फिर तभी वो ओल्ड मैन आकर उससे बोलता है मेरे बच्चे, तुम इतने स्किल तो हो गए हो कि इस मुरीम वर्ल्ड में सरवाइव कर सको, जैसे कि मैं हूँ। और फिर हमारा एमसी आगे अपने मन में सोचता है कि मेरे फादर हमेशा मेरे साथ थोड़ा नरमी से पेश आते हैं, पर मैं इनकी तरह नहीं बनना चाहता। मेरे उनसे बड़े सपने हैं और बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, और एक बार उन्होंने कहा था कि एक मैन के एफर्ट्स कभी उसे धोखा नहीं देते। और मुझे उनकी बातों पर पूरा यकीन है, और मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा और एक ऐसा मैन ऑफ स्टील बनकर दिखाऊंगा जिसके सिर्फ नाम के 2 लेटर्स सुनकर ही पूरा वर्ल्ड कांप उठे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरे एफर्ट्स क्या सच में वर्क कर भी रहे हैं? और मेरे फादर के गुजर जाने के बाद मैंने एक अच्छे फाइटर के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारी, और मुझे एक फैंसी टाइटल भी मिला जो कि था एस रैंक प्रॉब्लम सॉल्वर। और फिर हमें थोड़ा मुरीम वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर एक मैन के लिए मार्शल आर्ट्स ही सब कुछ है, और बिना मार्शल आर्ट्स के यहाँ कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। और यहाँ हमारा एमसी हमें बताता है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें कदम रखने के लिए भी मेरे फादर ने मुझे मना किया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस वर्ल्ड में फिट हो सकता हूँ। तभी हमारे एमसी के सामने कुछ मुरीम के मार्शल आर्टिस्ट्स के फिगर दिखाए जाते हैं, और हमारा एमसी आगे सोचता है कि फिर भी मुझे भरोसा था कि मैं इनके अगेंस्ट ज़रूर जीतूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं उससे नहीं मिला था। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसे एक सिटी में चलते हुए दिखाया जाता है, और फिर हमें हमारा एमसी आगे बताता है कि मैं एक ट्रैवलर की ज़िंदगी जी रहा था, पर तभी मुझे वो मिली जिसको देखकर ही मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी रीच से बहुत ज़्यादा दूर है, और मैं वो उसका प्यार अपनी सारी ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाऊंगा। वो एक रिच फैमिली की लेडी थी। वह ऐसी पहली लेडी थी जिसको देखकर मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगी, और मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। और मेरी शादी होने के बाद भी लोग उसके सामने अच्छा व्यवहार करते थे। अब हो सकता है वो शायद उसके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उसके सामने ऐसा बिहेव करते हैं, या उसके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल था। मुझे उसी दिन से भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ।
वो मेरे लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है और मैं उसकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने एक मर्चेंट गार्ड के रूप में ज्वाइन किया है, वो भी अपनी फैमिली को अर्न करने के लिए। और फिर गिल्ड लीडर हमारे एमसी को उसके पैसे देता है और एमसी हमें आगे बताता है कि वो बड़ी मुश्किल से ही सिर्फ खुद के खर्चे के लिए ही पैसे कमा पाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी वाइफ से बोलता है कि डियर मुझे माफ़ कर दो, मैं इतना ही कर सकता हूँ। और उसकी वाइफ उन पैसों को देखती है और बोलती है इसके लिए आपका शुक्रिया, यही अमाउंट हमारे लिए बहुत है, इसको आप वापस रख लीजिए। और फिर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि ये बहुत ही दयालु है और ये मुझे धन्यवाद भी बोल रही है, पर मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ। पर लोग कुछ भी कहें, मुझे उसकी आवाज़ सुनना बड़ा पसंद है। और हम देखते हैं कि पीछे लोग बोल भी रहे होते हैं लव ड्रंक बास्टर्ड और भी चीज़ें बोल रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी की बीवी प्रेग्नेंट हो गई होती है। और फिर हमारा एमसी मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने मन में नाचते हुए बोलता है मेरे खुद के बच्चे, मेरा खुद का खून, मतलब मुझे उस दिन खुशी के आंसू आ गए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी एक कॉटेज के बाहर घूम रहा होता है और अंदर से बहुत जोरों जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। और फिर हमारा एमसी अपने मन में बोलता है काश ऐसा कोई रास्ता होता कि मैं भी ये दर्द फील कर सकता। तभी हम देखते हैं कॉटेज से एक ग्रैनी बाहर आती हैं और हमारे एमसी से बोलती हैं पहले ही 5 घंटे गुजर चुके हैं। फिर हमारा एमसी ग्रैनी से बोलता है तो बताइए मैं अब क्या करूं। फिर ग्रैनी कहती हैं कि तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस सिर्फ तुम्हें एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। फिर हमारा एमसी शॉक होते हुए बोलता है क्या? फिर ग्रैनी उसे बताती हैं कि मदर और बेबी में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। और ये सुनकर हमारे एमसी को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है शिट गॉड, तूने मुझे कोई लक क्यों नहीं दिया, मेरे ही लक में कुछ क्यों नहीं है। और फिर हमारा एमसी रोते हुए और चिल्लाते हुए ग्रैनी से बोलता है ग्रैनी ग्रैनी मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या हम उन दोनों को नहीं बचा सकते? तो ग्रैनी बोलती है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है ग्रैनी ये भी कोई पूछने वाली बात है, जरूर मैं उनकी मदर को सेव करूंगा। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आती है नहीं, ऐसा नहीं हो। और हम देखते हैं कि हमारी एमसी की वाइफ रोते हुए बाहर आती है और बोलती है कि मैं इन बच्चों को जन्म देने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमारा एमसी बोलता है हनी। फिर ग्रैंडमा बोलती हैं तुम्हें ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए, ये बहुत डेंजरस है। फिर हमारा एमसी बोलता है हाँ चलो तुम अंदर जाओ, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। पर लेकिन हमारे एमसी की वाइफ चिल्लाते हुए बोलती है नहीं, पहले मुझसे प्रॉमिस करो। फिर हमारा एमसी बोलता है हाँ तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, बस तुम वापस चली जाओ। और बस सिर्फ इतना कहकर हमारा एमसी अपनी वाइफ को अंदर ले जाता है और हमें फिर से कॉटेज के अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। और ये देखकर हमारे एमसी को भी रोना आ जाता है। और फिर हमें अंदर से आवाज़ आती है ओ नहीं, ये तो एक नहीं बहुत सारे हैं। और तभी ग्रैनी दौड़ते हुए बाहर आती हैं और बोलती हैं तुम्हारी वाइफ के ट्विंस हैं, जाओ जल्दी से जाकर 2 और औरतों को लेकर आओ। और ये सुनकर हमारा एमसी दौड़ते हुए सिटी की तरफ चला जाता है। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन कि हमारी एमसी के 3 छोटे छोटे बच्चे, एमसी की वाइफ ने 2 लड़के और 1 लड़की को जन्म दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे एमसी के आंसू आने लगते हैं और एमसी की वाइफ उससे बोलती है इन्हें अपने गले लगाओ। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही उन्हें उठाकर गले लगाता है तो ग्रैनी बोलती हैं इनको थोड़ा केयरफुली उठाओ, अभी ये बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। और हम देखते हैं कि एमसी के खुशी के मारे आंसू निकलने लगते हैं और वो सोचता है कि मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे खुद के भी बच्चे होंगे और मुझे तो खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं हो रहा है। जब तक हमारा एमसी अपने बच्चों को गोद में उठाता है तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है हनी मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर हमारे एमसी को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो कांपते हुए आवाज़ में बोलता है क्या, तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझसे हमेशा मेरे साथ रहने का प्रॉमिस किया था। पर फिर भी उसकी वाइफ उससे कहती है हनी मुझे माफ़ कर दो। और एमसी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलता है ग्रैनी ग्रैनी मेरी वाइफ को क्या हुआ? और उसकी वाइफ फिर से उससे कहती है मुझे माफ़ कर दो हनी,
और ये सुनकर हमारा एमसी अंदर से टूट जाता है और जोर जोर से रोने लग और वो चिल्ला के बोलता है, नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और वो ग्रैनी से बोलता है, ग्रैनी ये सब क्या चल रहा है, मेरी वाइफ ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही है। तो ग्रैनी उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, वो पहले ही जा चुकी है, उसके जैसी बॉडी इन 3 बच्चों को संभाल नहीं पाई। और ये सुनकर हमारा एमसी घुटनों के बल बैठकर और जोर जोर से रोने लगता है और ऊपर देखते हुए बहुत गुस्से में गॉड को गालियां देने लगता है और कहता है कि मेरे ही साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, मैं ये डिज़र्व नहीं करता, फिर भी ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है। माना कि मैं सारी ज़िंदगी सिर्फ लड़ता ही रहा, पर लेकिन मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया। हमारे एमसी के इतना चिल्लाने की वजह से बच्चे रोने लगते हैं, तो वो उन बच्चों को ग्रैनी को दे देता है और ग्रैनी उन बच्चों को लेकर कॉटेज से बाहर निकल जाती हैं। और फिर हम देखते हैं हमारा एमसी अपनी वाइफ के पास बैठ के उसका हाथ पकड़कर उससे बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास अभी तुम्हारे लिए सैड होने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मैं भी अब 3 बच्चों का बाप बन चुका हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बॉडी ही क्यों ना टूट जाए, मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाएं, पर फिर भी मैं उन बच्चों को पाल पोस कर ज़रूर बड़ा करूँगा। तो अब तुम्हें उनकी फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब तुम आराम से आराम कर सकती हो। और बस इतना कहकर हमारा एमसी अचानक से खड़ा होता है और कॉटेज से बाहर निकल आता है और वो देखता है कि ग्रैनी और 2 और केयर टेकर ने उसके बच्चों को पकड़ रखा होता है। और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, क्या ये एक एक करके 1 साल में एक बाहर नहीं आ सकते थे, अगर ये ऐसा करते तो कितना अच्छा होता, बट फिर भी ये मेरे ही बच्चे हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर एमसी ग्रैनी से बोलता है कि मुझे 2 केयर टेकर्स की ज़रूरत है, क्या आप अरेंज करा देंगी। तो ग्रैनी बोलती हैं, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगी। और फिर वो आगे कहता है कि आज के दिन मेरे बच्चों का क्या आप ध्यान रख लेंगी। तो ग्रैनी भी उसे हाँ बोलकर चली जाती हैं। फिर वो ऊपर देखकर खुद के गाल पर जोर से थप्पड़ मारकर बोलता है, तुम्हें इस गटर से अपने दिमाग को बाहर निकालकर अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी एक कबर खोद रहा होता है और वो उसमें अपनी वाइफ को दफनाते हुए बोलता है कि मुझे वापस जाकर उन बच्चों को भी देखना है और मुझे उन्हें जब तक देखना है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते और उनके खुद के बच्चे नहीं हो जाते, और मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का टाइम दिखाया जाता है, जहां हमारा एमसी कुछ ज्वेलरी और पैसे देख रहा होता है और वो सोचता है, क्या ये चेन उसने अभी भी अपने पास रखी हुई है, मैंने उससे कहा था कि इसे फेंक दूं। अगर मैं इन सबको बेच दूं तो मैं और मेरे बच्चे एक डिसेंट सी लाइफ जी सकते हैं, पर मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतना ही हमारा खर्चा भी बढ़ता जाएगा। और फिर वो मन में सोचता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उन बच्चों का क्या होगा, क्या वो सरवाइव कर भी पाएंगे, क्योंकि उनके तो कोई रिलेटिव्स भी नहीं हैं, और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने होंगे। और इतना सोचकर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां कोई जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा होता है, तुमने मुझसे कहा कि मैं एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, तो मैं इतने पैसे तो डिजर्व करता ही हूं ना, और मुझे बस सिर्फ एक इजी सी जॉब ही तो चाहिए। पर वो सामने वाला पर्सन कहता है, इतना तो मैं अपने पर्सनल गार्ड्स को भी नहीं पे करता हूँ, जबकि वो मुझे सुबह शाम गार्ड करते रहते हैं। तब एमसी सामने से बोलता है, पर मैं उनसे अच्छा हूँ, मैं आपके आसपास एक चींटी भी नहीं भटकने दूंगा। और वो सामने वाला पर्सन बोलता है, नहीं, पर तुम्हारा प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं तुम्हें हायर नहीं करूंगा। और फिर एमसी उससे पूछता है, तो क्या और कोई रास्ता नहीं है। तो वो इंसान बोलता है कि मिस्टर नो, आप ब्रेव तो हैं। तो फिर हमारा एमसी बोलता है कि आपके पास क्या कोई ऐसी और दूसरी जॉब है जिसमें रिस्क ना हो पर पैसे अच्छे मिलते हो। तो वह सामने वाला पर्सन बोलता है, नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। और वो आगे कहता है, क्या ये सब अपने बच्चों के लिए। तो हमारा एमसी भी हाँ में सिर हिलाता है। और फिर वो पर्सन आगे कहता है, तो तुम्हें एडमिशन के लिए ट्राई करना चाहिए। तो एमसी कहता है, क्या एडमिशन। फिर वो पर्सन आगे बताता है कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन और सॉर्ड क्लैन ने मार्शल आर्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट की है। तो हमारा एमसी बोलता है, क्या
हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन एंड स्वॉर्ड क्लैन ये क्या मुरीम के सबसे बड़े क्लैन्स में से नहीं है? तो वो पर्सन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, उधर पर बहुत सारे मर्सनरी और मार्शल आर्टिस्ट भी इकट्ठे होंगे। तो हमारा एमसी आगे कहता है, तो क्या मैं भी उधर रिक्रूट हो सकता हूँ? तो क्या वो मुझे अच्छे पे कर पाएंगे? तो वह पर्सन कहता है, हाँ मुझे इतना तो पता है कि मुझसे तो अच्छा ही पे करेंगे। तो ये सोचते हुए हमारा एमसी सोचता है, हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन एंड सॉर क्लैन, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। ये दोनों मुरीम के सबसे रेप्यूटेबल क्लैन हैं, क्या मैं इनके अंदर जा भी पाऊंगा? और फिर एमसी पर्सन से पूछता है, क्या ये डेंजरस नहीं होगा? ये दोनों आपस में फाइट नहीं करते? और वो पर्सन कहता है, नहीं मुझे मुरीम में काम करते हुए बहुत साल हो गए, पर मैंने लोगों से सिर्फ यही सुना है कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन, सॉर्ड क्लैन और फोर कनेक्शन एसोसिएशन और मुरीम अलायंस के बीच 3 साल पहले एक फाइट हुई थी। पर अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, इन चारों के बीच पावर बैलेंस सही है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मैस होगी। और फिर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, हाँ मुझे नहीं लगता मुझे कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैं एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर जो हूँ। और फिर हमें सॉर्ड क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट्स और मर्सनरी गैदर हुए होते हैं। उधर ही एक रजिस्ट्रेशन काउंटर पर एक बंदे के सामने कोई आकर चिल्लाता है, मेरा नाम जांग है, मुझे वॉरियर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। तो गाइस आज से हमारे एमसी का नाम जांग है, मैं उसे जांग कहकर बुलाऊंगा। और फिर वो सामने वाला पर्सन उससे उसकी एज पूछता है, तो हमारा एमसी बहुत जोर से चिल्लाकर एक्साइटमेंट में बोलता है 28। और ये सुनकर सारे लोग हमारे जांग को देखने लगते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं, क्या ये थोड़ा सा पागल है, इसको दिख नहीं रहा कि ये कोई स्पेशल नहीं है? तभी वो सामने वाला पर्सन हमारे जांग को एक काले रंग का धागा देता है और कहता है, तुम इसे अपनी कलाई पर बांध लो। फिर हमारा एमसी कहता है, तो इससे मैं अंदर क्या करूंगा? फिर वो पर्सन बताता है कि तुम टेस्ट दोगे ऑब्वियसली, और जब भी तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हारी स्ट्रिंग बदल दी जाएगी। हाँ और तुम जल्दी अंदर जाओ, क्योंकि लाइन में और भी लोग वेट कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं जांग को पीछे के लोग घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जब जांग अंदर जाकर देखता है तो बहुत सारी भीड़ लगी होती है, और फिर वो सोचता है, क्या इतने सारे लोग? तभी एक साइड में खड़ा गार्ड उसे टेस्ट एरिया की तरफ ले जाता है, और हम देखते हैं कि उधर कुछ लोग एक पत्थर को उठा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं उधर एक इन्विजिलेटर चिल्लाकर बोलता है एक बंदे से, तुम डिस्क्वालीफाई हो। और फिर वो नेक्स्ट कहता है, तो हमारा एमसी आगे आ जाता है। गाइस अगर मैं कभी एमसी बोलूं या जांग बोलूं तो आप समझ जाना, क्योंकि मुझे अभी आदत नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो फिर जांग आगे आकर बोलता है, तो मुझे क्या करना है? तभी वो बंदा एक पत्थर की तरफ इशारा कर कर बताता है, तुम्हें इसको उठाकर अपने सिर पर रखना है। फिर हमारा एमसी पत्थर को अच्छे से देखता है और सोचता है, जब इसको इतने सारे लोग नहीं उठा पाए तो जरूर ही ये पत्थर बहुत भारी होगा। फिर जांग अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर कर उस पत्थर को अचानक से उठा देता है, और फिर अपने मन में सोचता है, क्या ये सच में बहुत हल्का है? तो मैंने इतनी सारी स्ट्रेंथ यूज की जिसकी वजह से मेरी पीठ दर्द करने लगी। फिर वो पीछे देखकर इन्विजिलेटर से बोलता है, क्या मैं पास हूँ? तो इन्विजिलेटर भी कांपते हुए कहता है, हाँ हाँ, पर पहले तुम ये पत्थर नीचे रख दो। और फिर जांग जिस गार्ड के साथ यहाँ आया था वो उससे कहता है, चलो नेक्स्ट एरिया की तरफ चलते हैं। और सेकंड एरिया में हम देखते हैं कि एक जगह पर कुछ लोग पहले से ही टेस्ट दे रहे होते हैं, जहाँ एक पर्सन दौड़ते हुए आता है और अचानक से रुककर शॉक हो जाता है। और फिर जब जांग उस जगह को पास से जाकर देखता है तो उसे दिखता है कि जमीन पर बहुत सारे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो तभी एग्जामिनर नेक्स्ट चिल्लाता है और हमारे जांग का चांस आ जाता है। और फिर जांग अपने मन में सोचता है, क्या ये एक मोबिलिटी टेस्ट है? ये तो जरूर ही एक बहुत ही टफ टेस्ट होगा। फिर इन्विजिलेटर चिल्लाकर कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम अभी पीछे हट जाओ। पर हमारा जांग चिल्लाकर कहता है, नहीं मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं इतना कहकर वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और एक ही जंप में सारे टेस्ट एरिया को पार कर देता है। और ये देखकर इन्विजिलेटर और बाकी सभी लोग भी शॉक हो जाते हैं। और फिर गार्ड आकर उसे दूसरा स्ट्रिंग देता है
और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है क्या ये थोड़ा वियर्ड नहीं है, ये सच में एक वॉरियर के लिए ही टेस्ट ले रहे हैं या फिर किसी सर्वेंट के लिए। और फिर जब हमारा एमसी अगले टेस्ट एरिया की तरफ जाता है जहां हम देखते हैं कि कुछ लोग एक तलवार से लकड़ी के टुकड़े को काटने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है क्या ये लकड़हारों के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। तभी इन्विजिलेटर आकर उसे एक स्वॉर्ड देता है और कहता है सबको एक ही तरह की स्वॉर्ड यूज करनी है जिससे चीटिंग ना हो। और हम देखते हैं जांग के साइड में एक बंदा पहले से ही टेस्ट दे रहा होता है जो अपने मन में कहता है कि मुझे अपनी एक स्ट्राइक में सब कुछ देना होगा, यही मेरी ब्लेड का पाथ है। पर तभी उसे साइड से जोरदार आवाज आती है और वो शॉक होते हुए कहता है व्हाट द हेल। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने एक ही बार में लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं और इन्विजिलेटर भी कहता है कि क्या ये बंदा तो मुझे गिफ्टेड लग रहा है, क्या ये पहले कोई लकड़हारा हुआ करता था। और फिर जब जांग उससे पूछता है क्या ये सही था तो वो पर्सन भी उसे पास कर कर एक दूसरी स्ट्रिंग दे देता है और कहता है कि अब ये खत्म हुआ। और इतना सुनकर जांग भी शॉक होकर अपने मन में सोचता है क्या बस मुझे तो पहले से ही लगा था ये कोई रिक्रूटमेंट सर्वेंट के लिए है जो कि बैटल में काम आ सके। और फिर वह गार्ड उससे उसका टाइटल पूछता है तो हमारा जांग कहता है क्या टाइटल। फिर वो गार्ड उससे कहता है हाँ तुम्हारा मार्शल टाइटल। तो फिर जांग उसे बताता है मैं एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मुझे लोग यही कहा करते थे। और ये सुनकर गार्ड भी डिसअपॉइंट हो जाता है और बोलता है क्या कितना वियर्ड टाइटल है ना। फिर हमारा जांग कहता है एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर, ये सच में बहुत फेमस टाइटल था मेरा। ये सुनकर हमारा गार्ड कहता है कि तो तुम कह रहे हो कि तुम पहले एक मर्सनरी हुआ करते थे, तो तुम मुझे अपने स्कूल के बारे में बताओ। ये सुनकर जांग कहता है स्कूल, हाँ मुझे थोड़ा सा याद है, एक बार मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि हमें अपने से बड़े एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए और बस इसके अलावा मुझे और कुछ भी याद नहीं। और फिर गार्ड जांग पर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें अपने स्कूल के बारे में भी याद नहीं, कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं इस वर्ल्ड में। फिर हमारा गार्ड कहता है वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने अब ये एग्जाम पास कर लिया है तो मैं तुम्हें एक फर्स्ट रेट वॉरियर के लिए रिकमेंड कर दूंगा। तभी हमारा जांग दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है पर ये क्या ट्रेनिंग के लिए है। और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ एक बड़ा सा ट्रेनिंग का इक्विपमेंट रखा हुआ था। फिर गार्ड कहता है कि हाँ जिन लोगों के पास सारी स्ट्रिंग्स होती हैं वो इसे ट्राई कर सकते हैं। और फिर गार्ड अपने मन में सोचता है कि ये इक्विपमेंट सिर्फ स्कूल के डिसाइपल्स के लिए है पर वो लोग इसे ले जाना भूल गए हैं, इसलिए उन्हें इसकी शायद ज़रूरत नहीं होगी, तो मैं इस लड़के को इस पे ट्राई करने देता हूँ। और फिर गार्ड हमारे एमसी को परमिशन दे देता है और हम देखते हैं कि जांग जाकर उस इक्विपमेंट पर हाथ रखकर देखता है और तभी हमारा गार्ड कहता है कि इस पर पंच करो। फिर जांग उस पर एक हल्के से पंच करता है जिससे वो इक्विपमेंट दोबारा से अपनी जगह पर आ जाता है। और फिर गार्ड हंसते हुए कहता है इसे तोड़ना बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि ये बनाया ही एनर्जी को डिफ्लेक्ट करने के लिए था। फिर हमारा जांग उस इक्विपमेंट को दोबारा उसकी जगह पर रखते हुए उसमें एक जोरदार पंच मारता है जिस वजह से उसमें बीच में एक छेद हो जाता है। और ये देखकर हमारे गार्ड के पसीने छूट जाते हैं और तभी जांग कहता है क्या मुझे लगता है मुझे दोबारा ट्राई करना चाहिए। और फिर गार्ड की हालत ख़राब होती है और वो अपने मन में सोचता है मुझे लगता है मैंने कोई गलती कर दी, अब चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। इस वर्ल्ड में सच में बहुत अजीब अजीब लोग रहते हैं और इस इक्विपमेंट के अंदर छेद करना इसे तोड़ने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। पर हमारा जांग अपने मन में सोच रहा होता है ओ कितना शर्मनाक है कि मैं इस इक्विपमेंट को एक पंच में नहीं तोड़ पाया, पक्का गार्ड मुझ पर बहुत गुस्सा होगा, इस बार मुझे कोई मिस्टेक नहीं करनी है। और इतना कहकर जांग अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उस पपेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिस वजह से उस इक्विपमेंट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये देखकर गार्ड भी शॉक हो जाता है। और फिर हमारा जांग गार्ड से कहता है देखा तुमने, भले ही मैंने दोबारा हिट किया पर मुझे लगता है मैं पास हो गया। और गार्ड भी उसे पास कर देता है। फिर हमें एक ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहां जांग और एक पर्सन उसके सामने बैठा हुआ था और जांग उस पर्सन से कहता है
तो मैंने सारे टेस्ट पास कर लिए, तो अब हम पैसे की बात करें। पर सामने वाला पर्सन कहता है कि पैसे की बात हम जब करेंगे जब सारे लोग टेस्ट में पास हो जाएंगे। पर हमारा जांग उससे पूछता है, क्या आप पैसों के साथ साथ मुझे फैमिली बेनिफिट्स भी देंगे? ये सुनकर वो पर्सन कहता है, फैमिली बेनिफिट्स, और उसके पसीने निकलने लगते हैं। फिर हमारा जांग बताता है, हाँ, क्या तुम नहीं जानते, हर एक एम्प्लॉय को पैसों के साथ साथ कुछ फैमिली बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। और मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा, बस मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं और एक रहने के लिए घर। पर अगर मैं थोड़ा और लालची हो जाऊं तो बस एक केयर टेकर और चाहिए जो मेरे बच्चों का ख्याल रख सके। यह सब सुनकर वो सामने वाला पर्सन शॉक हो जाता है और फिर जांग अपने मन में सोचता है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही नहीं उम्मीद कर ली? और फिर जांग सोचता है, मैंने शायद कुछ ज़्यादा उम्मीद कर ली। फिर जांग अपने सामने वाले पर्सन से कहता है कि चलो, केयर टेकर मैं अपने पैसों से हायर कर लूँगा, पर मुझे एक स्कूल और घर तो आपको ही देना पड़ेगा, वरना मैं आपके इधर काम नहीं कर पाऊँगा। और फिर जांग अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इधर रिजेक्ट हो गया तो हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन में मेरे चांसेस कम हैं। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्वॉर्ड क्लैन से हमारा जांग निकलते हुए गालियाँ देता है, ये साले भिखारी लोग, ये 4 मेजर क्लैंस में से एक हैं, पर फिर भी इन्हें इतना भी चीप नहीं होना चाहिए। ये मेरे 3 बच्चों के लिए भी पे नहीं कर सकते, और मैं तो इनसे ज़्यादा मांग भी नहीं रहा हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपने 3 बच्चों का खर्चा उठा सकूं। और इतना कहकर हमारा जांग हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन की तरफ निकल जाता है और रास्ते में बोलता है, क्या वो लोग भी ऐसा तो नहीं करेंगे? पर वो जैसे ही हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन में जाता है तो उसका टेस्ट लेकर उसे तुरंत ही पास कर दिया जाता है। और फिर वो इन्विजिलेटर से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या मुझे आप कुछ फैसिलिटीज़ दे सकते हैं? तो इन्विजिलेटर भी कहता है, ऑफ कोर्स, आप बताइए। और फिर जांग कहता है कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल मिलेगा और रहने के लिए एक घर। तो इन्विजिलेटर भी कहता है कि हमारे कैसल में एक मार्शल आर्ट स्कूल पहले से है जहां हम अपने लोगों के बच्चों को पढ़ाते हैं, पर अगर आप मार्शल आर्ट स्कूल में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उन्हें नॉर्मल स्कूल भी भेज सकते हैं। और रही बात एक घर की, तो वो तो मैं आपको दे दूंगा, पर आपको कैसल के अंदर ही रहना होगा। क्या आप श्योर हैं? और फिर हमारा जांग कहता है, अगर मैं थोड़ा सा और लालची हो जाऊं तो क्या आप मुझे एक केयर टेकर भी दे सकते हैं जो मेरे बच्चों का ध्यान रखे? तो ये सुनकर फिर हमारा इन्विजिलेटर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसके पैसे आपको दे दूंगा। फिर हमारा जांग भी अपने मन में सोचता है, ये बंदा 4 मेजर क्लैंस में से होने के लायक है। और फिर जांग कहता है, तो चलिए, हमारा सेकंड टेस्ट कहाँ है? तो इन्विजिलेटर कहता है, नहीं, सेकंड टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां जांग अपने तीनों बच्चों के सामने बैठकर सोच रहा होता है कि मैं अपनी जॉब को लेकर थोड़ा डरा हुआ हूँ और अपनी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर भी। तभी एमसी का एक बच्चा उसकी उंगली पकड़ता है, तो हमारा एमसी सोचता है, कुछ भी हो जाए मुझे इन्हें बड़ा करना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए चोर ही क्यों ना बनना पड़े, पर लेकिन मुझे अपने बच्चों को बड़ा करना ही है। पर लेकिन मुझे नहीं पता कि एक अच्छा बाप कैसे बनते हैं, मुझे बस सिर्फ लोगों को मारना ही आता है। और फिर जांग खुद को मोटिवेट करते हुए कहता है कि मैं इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ सकता, अगर मैं कमज़ोर होऊंगा तो मेरे बच्चे मुझे देखकर वो भी कमज़ोर हो जाएंगे। मुझे ये सीखना ही होगा कि बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं, और मुझे इन बच्चों को मेरी तरह नहीं बनाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये भी मेरी तरह एक इडियट हो। और फिर हमारा सीन अगले दिन शिफ्ट होता है जहां कुछ लोग एक पोस्टर को देखकर बातें कर रहे थे जो कि हमारे एमसी ने एक केयर टेकर को ढूंढने के लिए लगाया था। तभी एक लेडी उसके सामने आकर पूछती है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तो एमसी कहता है, नहीं, मैं इधर एक केयर टेकर के लिए ढूंढ रहा हूँ, एक सुंदर लेडी के लिए नहीं। फिर वो लेडी कहती है, तो इसका मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ। फिर हमारा जांग दूसरे बंदे को बुलाता है जो कि कांपते हुए कहता है, मैंने पहले ही 20 बच्चों को बड़ा किया है इन्हीं हाथों से। फिर जांग कहता है, पर आप बहुत एज नहीं हैं। पर वो पर्सन कहता है, क्या तुमने कहा
मैं सही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने पहले ही 20 बच्चों को इन्हीं हाथों से बड़ा किया है। तो फिर जांग कहता है आप तो ढंग से सुन भी नहीं सकती। और फिर जांग सोचता है मैं यहाँ एक अच्छी केयर टेकर की तलाश में हूँ, पर पता नहीं मुझे मिलेगी भी या नहीं। तभी उसके सामने एक लेडी आकर खड़ी हो जाती है और अपने आसपास देखते हुए बोलती है यहाँ बहुत स्मेल आ रही है, तुम ऐसी जगह अपने बच्चों को बड़ा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। फिर जांग कहता है पहले मिस आप बैठ जाइए, पर वो सीधा साफ सफाई करने के लिए चली जाती है। और जांग चिल्लाते ही रह जाता है मिस प्लीज पहले आप बैठ जाइए, पर वो उसकी ना सुनकर उसके बच्चों को उठा लाती है और उन्हें दूध पिलाने लगती है। और ये देखकर जांग भी थोड़ा ब्लश करता है, पर वो लेडी कहती है क्या तुमने पहले कभी किसी औरत को दूध पिलाते हुए नहीं देखा। और एमसी उसे हायर कर लेता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक वॉरियर आकर हमारे जांग को एक टोकन देता है और कहता है ये तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड है और तुम्हारे लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम एक फर्स्ट ग्रेड के वॉरियर बन चुके हो। और फिर जांग उस कार्ड को देखते हुए सोचता है क्या फर्स्ट रेड वॉरियर। फिर वो पर्सन बताता है हाँ फर्स्ट रेड वॉरियर हमारे सारे एम्प्लॉय वॉरियर से स्ट्रांग होते हैं, मुझे उम्मीद है तुम भी एक फर्स्ट रेड वॉरियर की तरह बिहेव करोगे। फिर जांग उस वॉरियर से कहता है तो बताइए मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। तभी वो वॉरियर बताता है तुम्हें सबसे पहले फ्रंट गेट गार्ड बनना होगा। तो जांग ये सुन के कहता है क्या एक फ्रंट गार्ड। तभी वो वॉरियर उसे रोकते हुए कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ कि एक फर्स्ट रेड वॉरियर को एक गार्ड बनाना कितना अजीब है, पर नए वॉरियर को ये हमारे एसोसिएशन में करना ही पड़ता है। मुझे पता है कि तुम इससे बहुत ज़्यादा सैड हो, पर कोई बात नहीं, तुम्हें शिफ्ट में काम करना है। तभी जांग अचानक से चिल्लाकर बोलता है मैं दुखी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो एक गार्ड ही बनना चाहता था। ये मेरे लिए एक परफेक्ट जॉब है, इसमें रिस्क भी बहुत कम है और मैं घर पर भी रुक सकता हूँ। और फिर वो वॉरियर जांग को देखते हुए सोचता है क्या ये इस तरीके से सोचता है, हम वॉरियर को जब पनिशमेंट देते हैं तब उन्हें गार्ड बनाते हैं। और बस ये कहकर वो वॉरियर उधर से चला जाता है। और फिर हमारा जांग सोचता है ये कितनी अच्छी जॉब है, कोई इंसान इतना बड़ा बेवकूफ़ थोड़ी ना होगा जो कि हेवनली ड्रैगन कैसल पर अटैक करेगा और गार्ड्स को बाहर फाइट करने भी नहीं जाना पड़ता। अभी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं।